मैं ज्योति सिंह और बच्चों आज हम कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र की इकाई 6 राष्ट्रीय आय का लेखांकन इसके आप यहाँ देख रहे हैं बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इन टॉपिक को समझते हुए आज का वीडियो है हमारा। ये इकाई 6 राष्ट्रीय आय का लेखांकन ये हमारी बुक जो है समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। अभी तक हम जो था पहली पुस्तक पढ़ रहे थे व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। ये इकाई यूनिट 6 जो है वो हमारी समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय से है। अंकों के आधार पर यदि हम देखें तो इस इकाई से कुल 12 अंक का प्रश्न आएगा, जिसमें एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 अंक, 4 अंक और 5 अंक। तो इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम समझेंगे। सबसे पहला है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। स्टॉक एक विशेष खालिस्तान पर मापी गई मात्रा होता है। स्टॉक ये शब्द भी आप ज़रूर जानते होंगे कि बचपन से आप कभी ज़रूर सुने होंगे। आप 12th में आ गए हैं यानी स्टॉक शब्द आपने ज़रूर सुना होगा। यदि दुकान गए हैं आप तो कुछ खरीदने तो वो ये ज़रूर जवाब दिया होगा कि अभी हमारे स्टॉक में नहीं है या मेरे स्टॉक पे ये चीज़ें हैं। स्टॉक का मतलब होता है एक समय के एक निश्चित बिंदु पर मापी जाने वाली मात्रा से है। जैसे ये बाल्टी है, सुबह 9 बजे बाल्टी में यदि मैंने पानी भरा तो मतलब ये समय निश्चित था कि सुबह 9 बजे मैंने ये बाल्टी का पानी भरा। तो स्टॉक क्या होता है? एक विशेष समय बिंदु पर मापी गई मात्रा, इसे हम स्टॉक कहते हैं। दूसरा है हमारा खालिस्तान। खालिस्तान वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए किया जाता है। जैसे ये शक्कर है ना? आप इसको क्या ऐसे ही खा लेते हैं या आप इसका गुलाब जामुन बनाते हैं या चाय में उपयोग करते हैं। मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए किया जाता है। जैसे गुलाब जामुन बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? शक्कर का उपयोग। शक्कर का उपयोग हम मध्यवर्ती वस्तु या कच्चा माल के रूप में करते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए किया जाता है। यहाँ शक्कर का उपयोग हम किसके लिए कर रहे हैं? गुलाब जामुन के लिए कर रहे हैं। तीसरा खाली स्थान है हमारा खाली स्थान स्थायी संपत्तियों के उपयोग से होने वाली टूट फूट के कारण होने वाली हानि है। ये कार है, आपने 3 वर्ष पहले ये कार खरीदी थी। क्या 3 वर्ष में इसमें कोई रिपेयरिंग नहीं हुई? क्या एक भी बार ये एजेंसी नहीं गई सर्विसिंग के लिए? निश्चित है आपको सर्विसिंग के लिए 3 साल में अवश्य भेजना पड़ा होगा। इसी प्रकार कोई भी स्थायी परिसंपत्ति जैसे मशीन है या सिलाई मशीन है या आपकी फैक्ट्री है तो वहां आप देखते होंगे कि इतनी सारी मशीनें रहती हैं। तो इनका लगातार यदि हम उपयोग करते रहते हैं तो इसमें टूट फूट होती रहती है, जिसके कारण इसका मूल्य कम हो जाता है। इसे ही हम कहते हैं मूल्यह्रास। मूल्यह्रास क्या कहलाता है? स्थायी परिसंपत्तियों के उपयोग से होने वाली टूट फूट के कारण होने वाली हानि है। यानी ये कार धीरे धीरे इसका जो मूल्य था धीरे धीरे क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। ये कहलाएगा हमारा मूल्यह्रास। अगला प्रश्न है हमारा, परिवार द्वारा खरीदी गई कार खालिस्तान वस्तु कहलाता है। ये कार मेरे परिवार के द्वारा खरीदी गई और मेरे परिवार के द्वारा इसका उपयोग होता है। ये कार उपभोग वस्तु कहलाएगा क्योंकि ये हमारी आवश्यकता को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती है। ये कार इसलिए उपभोक्ता वस्तु कहलाएगा क्योंकि ये मेरी आवश्यकता को संतुष्ट करती है, उपभोक्ता की आवश्यकता को संतुष्ट करती है प्रत्यक्ष रूप से। मेरे को कार से खुशी मिलती है। यदि ये कार मैं टैक्सी के रूप में उपयोग करूंगी तो ये कार क्या हो जाएगी? पूंजीगत वस्तु हो जाएगी। परंतु चूंकि ये मेरे परिवार के द्वारा उपयोग होती है इसीलिए ये क्या कहलाती है? उपभोक्ता वस्तु। अच्छा, उपभोग वस्तु हमेशा अंतिम वस्तु भी होती है। अंतिम वस्तु भी क्यों होती है? क्योंकि ये अंतिम उपभोक्ता के पास
होती हैं? तो इसका उत्तर दोनों हो सकता है, उपभोक्ता वस्तु भी हो सकता है और अंतिम वस्तु भी हो सकता है। राष्ट्रीय आय के आकलन में खालिस्तान भुगतान शामिल नहीं रहते हैं। हस्तांतरण भुगतान किसी भी सेवा के प्रयोग के बदले में पुरस्कार नहीं है, यह एक तरफा भुगतान है। जैसे स्कॉलरशिप है, उपहार है या वरिष्ठ नागरिकों को बुढ़ापा पेंशन, इन्हें राष्ट्रीय आय में हम शामिल नहीं करते। जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो हम क्या-क्या चीजें शामिल नहीं करते? जो हस्तांतरण आय होती है, हस्तांतरण भुगतान होता है, उसे हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। हस्तांतरण भुगतान क्या है? ये स्कॉलरशिप। आप सभी स्कूल पढ़ते होंगे, आपको स्कूल में स्कॉलरशिप मिलती होगी या आप उस वर्ग में नहीं आते तो आपके दोस्तों को स्कॉलरशिप मिलती होगी। तो जो स्कॉलरशिप है उसे हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते, क्योंकि उसके बदले में आप कोई काम नहीं करते, ये केवल एक तरफा भुगतान होता है। दूसरी बात है ये पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन। वृद्धावस्था पेंशन और नौकरी के बाद, रिटायरमेंट के बाद के पेंशन में बहुत अंतर है। हम बात कर रहे हैं केवल वृद्धावस्था पेंशन। आपके पड़ोस में कोई दादी नानी या कोई रहते हैं जो नौकरी भी नहीं करते हैं और बुजुर्ग हैं, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, उनको मिलती है वृद्धावस्था पेंशन। परंतु नौकरी करने के बाद, रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलती है उसे हम राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो उनके ज़िंदगी भर नौकरी, उनकी ज़िंदगी भर सेवा देने के बदले में उन्हें पेंशन मिलती है। इसीलिए वो उनकी राष्ट्रीय आय होगी। परंतु ये जो सरकार फ्री में देती है बिना सेवा के बदले में, वृद्धावस्था पेंशन योजना जो होती है, उसे हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। तो ये दोनों तरह की, चाहे स्कॉलरशिप हो या वृद्धावस्था पेंशन हो, इनको हम क्या कहते हैं? हस्तांतरण भुगतान। इसको हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। प्रश्न 1 है हमारा, समष्टि अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं? मैक्रो ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है बड़ा। सामान्य अर्थ यदि हम देखें तो मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। आधुनिक अर्थशास्त्र में अध्ययन एवं विश्लेषण की दो शाखाओं के रूप में अर्थशास्त्र का अध्ययन हम करते हैं, व्यष्टि एवं समष्टि। अभी तक हम जो बुक पढ़ रहे थे वो कौन सी बुक थी? व्यष्टि। इकाई 6 से हम कौन-सा बुक पढ़ेंगे अब? समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र का जो जन्म है ये 1929, आप देखना आपकी बुक में जो पहला ही अध्याय दिया हुआ है, परिचय, उसमें बहुत डिटेल में आपको दिया है कि समष्टि अर्थशास्त्र का जन्म कैसे हुआ। 1929 में विश्वव्यापी महामंदी की स्थिति में समष्टि अर्थशास्त्र का जन्म हुआ। इसके जन्मदाता कहलाते हैं जॉन मेनॉर्ड कीन्स। इनको समष्टि अर्थशास्त्र का जनक भी कहते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र विशिष्ट इकाइयों का अध्ययन ना करके संपूर्ण अर्थव्यवस्था के कुल योगों का अध्ययन करता है। अतः इसे कुल योग संबंधी अथवा सामूहिक अर्थशास्त्र भी कहते हैं। यानी हम इसमें छोटी इकाई का अध्ययन नहीं करते, बल्कि सभी चीजों का हम योगों का अध्ययन करते हैं। इसकी परिभाषा से आपको और आसान हो जाएगा समझना। प्रोफेसर चैम्बरलिन, समष्टि अर्थशास्त्र कुल संबंधों की व्याख्या करता है। ये समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा है। एक और परिभाषा हमने लिखी है प्रोफेसर सुल्ज, अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र राष्ट्रीय आय का अध्ययन करना है। इन्हें समष्टि अर्थशास्त्र में हम पूरे राष्ट्र की आय का अध्ययन करते हैं। किसी एक व्यक्ति की राष्ट्रीय आय का यदि हम आकलन करेंगे तो वो हम किस में पढ़ेंगे? व्यष्टि अर्थशास्त्र में। परंतु यदि हम किसी राष्ट्र की, संपूर्ण राष्ट्र की आय का अध्ययन करेंगे तो ये किसकी विषय वस्तु होगी? समष्टि अर्थशास्त्र की। आसान शब्दों में हम यदि कहें कि हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम केवल एक पेड़ के बारे में अध्ययन करेंगे, वहीं हम समष्टि अर्थशास्त्र में हम किसका अध्ययन करेंगे? एक जंगल का। ये अंतर है व्यष्टि और समष्टि। समष्टि कुल योगों का अध्ययन करता है, बड़ी इकाइयों का अध्ययन करता है, जबकि व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है। प्रश्न दूसरा है, समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व लिखिए। जब समस्या व्यक्तिगत स्तर की होती है, जैसे एक परिवार है, एक फर्म है, एक उपभोक्ता है, तब हम इसको व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत
पढ़ते थे। परंतु यदि हमको संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक संबंध, आर्थिक मुद्दे या आर्थिक समस्याएँ हैं, जैसे राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय उत्पादन है या देश में महँगाई या बेरोज़गारी है, ये सभी हम किसमें पढ़ते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र का ये मुख्य मुद्दा होता है। यानी हम किसी भी राष्ट्र की यदि बड़ी समस्या, आर्थिक समस्याओं को यदि हमको पढ़ना है, तो वो हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? समष्टि अर्थशास्त्र के। सबसे पहला है ये इसका पॉइंट, जटिल समस्याओं का अध्ययन। आधुनिक अर्थव्यवस्था अत्यंत जटिल है क्योंकि अनेक आर्थिक तत्व एक दूसरे पर आश्रित हैं। अतः समष्टि अर्थशास्त्र के विश्लेषण की सहायता से पूर्ण रोजगार, व्यापार चक्र आदि समस्याओं का अध्ययन संभव है। पहले पॉइंट से हमको क्या समझ में आ रहा है? जटिल समस्याओं का अध्ययन। यदि हमको देश की रोजगार की स्थिति के बारे में जानना है, तो केवल हम रोजगार से के आंकड़ों से हम समस्या का हल नहीं निकाल सकते। ये बहुत सारी चीज़ों से संबंधित है, जैसे बेरोजगारी या अशिक्षा, पूरे देश में शिक्षा का क्या स्तर है, तो ये भी बहुत, या प्रशिक्षण, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जनसंख्या तो है, पढ़ी लिखी है, लेकिन प्रशिक्षित नहीं है। तो इस तरह से जो अर्थव्यवस्था है ये बहुत जटिल है, और यदि इसकी समस्याओं का यदि हमको हल ढूंढना है तो वो किसके द्वारा संभव है? समष्टि अर्थशास्त्र के। आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक। सरकार का प्रमुख कार्य कुल रोजगार, कुल आय, सामान्य कीमत स्तर नियंत्रण करना होता है। अतः सरकार के आर्थिक नीति के निर्माण में समष्टि अर्थशास्त्र सहायता पहुंचाता है। आप समय समय पे समाचार में, न्यूज में सुनते होंगे कि मुद्रास्फीति की दर बहुत बढ़ गई है। मुद्रास्फीति मतलब महंगाई। महंगाई बहुत बढ़ गई है, सरकार कोई निर्णय नहीं ले रही है। तो सरकार क्या करती है? सरकार अर्थशास्त्र पे निर्भर रहती है। अर्थशास्त्र से वो ये पता करती है कि किन किन वस्तुओं में महंगाई बढ़ रही है, या ऐसी कौन सी आर्थिक नीतियां बनाए जिससे ये जो महंगाई की दर है वो कम हो जाए। हम बैंक की दर कैसे बढ़ा दें कि हमारे देश की महंगाई कम हो जाए। तो इस तरह से जो भी हमारे देश की आर्थिक नीतियां बनती हैं, ये किसके अंतर्गत बनती हैं? समष्टि अर्थशास्त्र की। व्यष्टि अर्थशास्त्र का सहायक। व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण में समष्टि अर्थशास्त्र बहुत सहायक है। जैसे एक उत्पादक अपनी उत्पादन के संबंध में निर्णय लेते समय कुल उत्पादन के व्यवहार से प्रभावित होता है। यदि अभी जैसे हमारा कोविड चल रहा है ना? कोरोना काल चल रहा है। यदि मुझे नया उद्योग स्थापित करना है तो मैं क्या देखूंगी? अभी हमारे देश की मांग देखेंगे। हमारे देश की मांग में अभी इस समय में सबसे अधिक मांग है मास्क की, सैनिटाइजर की, पीपीई किट की या दवाइयों की। तो इस तरह से यदि मैं तो अपनी अकेले स्वयं का एक उद्योग स्थापित करना चाहती हूँ, तो मैं किससे निर्णय लूंगी? कुल उत्पादन के व्यवहार से या मांग से, कि हमारे देश में किस वस्तु की मांग अधिक हो रही है। तो मैं तो एक व्यष्टि अर्थशास्त्र हूँ, परंतु मुझे किसका आकलन करना पड़ेगा? समष्टि का। समष्टि से मुझे पता चलेगा कि अर्थव्यवस्था में किन वस्तुओं की मांग अधिक है, और मैं उन वस्तुओं का उत्पादन के संबंध में मैं निर्णय लूंगी। चौथा हमारा पॉइंट, आर्थिक विकास का अध्ययन। आर्थिक विकास का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण विषय है। राष्ट्रीय आय, उत्पादन, रोजगार के स्तर में वृद्धि करने के लिए योजनाएं बनाना एवं क्रियान्वयन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, ताकि अर्थव्यवस्था का विकास हो सके। यदि हमको अपने देश का कोई भी विकास करना है, दीर्घकालीन विकास करना है, हमारे देश को विकसित देश की श्रेणी में लाना है, हमारे देश की जीडीपी बहुत बढ़ाना है, उसकी दर 10% करना है, तो ये जो सारी चीजें हैं ये केवल किसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे? समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। मौद्रिक समस्याओं का विश्लेषण। समष्टि अर्थशास्त्र की सहायता से मौद्रिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। मुद्रा के मूल्य में होने वाले उच्चावचन अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं, जिनका नियंत्रण मौद्रिक नीति तथा अन्य साधनों के द्वारा किया जाता है। हमारे देश की मुद्रा का यदि मूल्य कम हो रहा है डॉलर के मुकाबले, तो इसको स्थिर करने का काम कौन करता है? सरकार करती है।
सरकार किसके माध्यम से करती है? मौद्रिक नीति बनाकर। मौद्रिक नीति किसकी सहायता से बनाती है? केंद्रीय बैंक केंद्रीय बैंक की सहायता से। तो इस तरह से जो भी बड़े-बड़े मौद्रिक समस्याएँ हैं देश में, वो हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ेंगे। इस प्रकार से आपने देखा कि समष्टि अर्थशास्त्र के बिना हम अर्थव्यवस्था का अध्ययन अच्छे से नहीं कर सकते। यदि हमको अपने देश को विकसित करना है या हमारे देश की कौन-कौन सी आर्थिक समस्या है, यदि हमें इसको हल करना है, तो वो किसके अंतर्गत हम हल कर सकते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। प्रश्न तीसरा है, राष्ट्रीय आय का अर्थ लिखिए। राष्ट्रीय आय, जैसा नाम से हम समझ पा रहे हैं कि किसी राष्ट्र की आय को हम राष्ट्रीय आय कहेंगे, किसी भी राष्ट्र की। चूंकि हम भारत में रहते हैं तो इसलिए मैंने भारत का नक्शा लिया है कि यदि हमारे भारत की जो आय होगी 1 वर्ष की, उसे हम क्या कहेंगे? भारत की राष्ट्रीय आय। इस प्रश्न का उत्तर बहुत सरल है, परंतु मुझे सबसे कठिन यही प्रश्न लगा, क्योंकि जब आप पूरा पाठ पढ़ेंगे तब समझ में आएगा या पूरा पाठ में लगेगा कि ये तो पूरा पाठ ही राष्ट्रीय आय ज्ञात करने का है, जिसमें बहुत अलग-अलग तरीके से समझाया गया है कि हम राष्ट्रीय आय की गणना कैसे करते हैं और राष्ट्रीय आय वास्तव में क्या है। राष्ट्रीय आय से अभिप्राय किसी देश के 1 वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य से है। यदि हम 1 वर्ष में किसी भी देश में, है ना, इसमें जितनी भी अंतिम वस्तु और सेवाओं का यदि आकलन करते हैं तो हमारे देश की क्या कहलाएगी? राष्ट्रीय आय कहलाएगी। एक देश में, लेकिन अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा है कि हम कैसे इनका मौद्रिक मूल्य मैंने क्यों कहा? एक देश में प्रतिवर्ष लाखों वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। इनमें से प्रत्येक वस्तुओं के मापने की इकाई अलग-अलग होती है। जैसे हमारे देश में कपड़े का उत्पादन होगा तो हम उसको मीटर में नाप लेंगे, दूध है तो लीटर से नाप लेंगे। यदि मान लो अनाज का उत्पादन हुआ उसको हम किलोग्राम में नाप लेंगे, है ना? और इसके अतिरिक्त जैसे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, इनकी सेवाओं को भी हम माप सकते हैं। काय से? पैसे से। तो राष्ट्रीय आय को विभिन्न मापदंडों में मापना और जोड़ना बहुत कठिन कार्य था। इसीलिए इन सभी वस्तुओं और सेवाओं के लिए हम जो आकलन करते हैं वो किसके रूप में करते हैं? मौद्रिक रूप में, है ना? तो राष्ट्रीय आय की गणना करते समय हम क्या करते हैं? सभी चीजों को किस में बदल लेते हैं? मुद्रा के रूप में, मनी के रूप में। कि हमारे देश की राष्ट्रीय आय किसके रूप में हम निकालते हैं? मुद्रा के रूप में। राष्ट्रीय आय एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय का कुल जोड़ है। इसमें हस्तांतरण आय शामिल नहीं होती। मतलब राष्ट्रीय आय, ये देखिए 4 भागों में हिस्सा है, इस 4 भागों में बटा हुआ है। राष्ट्रीय आय एक लेखा वर्ष की अवधि। एक लेखा वर्ष का मतलब 1 वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। परंतु हमारे देश का जो लेखा वर्ष है वो कब से है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ये हमारे देश का लेखा वर्ष है। एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान एक देश के सामान्य निवासियों के द्वारा अर्जित कारक आय का कुल जोड़ है, इसमें हस्तांतरण आय शामिल नहीं होती। तो सबसे पहले हम देख लेते कारक आय क्या है। उत्पादन के कारकों का पुरस्कार, जैसे कर्मचारियों का पारिश्रमिक, भूमि को लगान, साहसी को ब्याज और बैंक को यानी पूंजी को ब्याज मिलता है और साहसी को लाभ मिलता है। तो जो भी कारक उत्पादन के कारक है, इनको जो आय प्राप्त होती है, इसको हम राष्ट्रीय आय में जोड़ लेते हैं। हस्तांतरण आय को हम शामिल नहीं करते राष्ट्रीय आय में। जैसे उपहार, आपको किसी ने 1000 रुपए उपहार दिया, उसे हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, जो आपको स्कॉलरशिप मिलती है, वरिष्ठ नागरिकों को बुढ़ापा पेंशन को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, यानी इसको हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। एक देश के सामान्य निवासी, वे लोग जो सामान्यतः संबंधित देश में रहते हैं तथा उनका आर्थिक रुचि का केंद्र भी वही देश होता है। तो ये जो परिभाषा है, इसको 3 भागों में मैंने समझाने के लिए लिख दिया है। आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रश्न केवल कितने अंक का है? 2 अंक का है। तो ये केवल आपके
को क्लियर हो जाए कि कारक आय क्या है, हस्तांतरण आय क्या है, या इस परिभाषा में राष्ट्रीय आय के दृष्टिकोण से एक देश के सामान्य निवासी कौन होते हैं? तो कौन होते हैं? सामान्यतः संबंधित देश में जो रहते हैं उनको हम एक देश के सामान्य निवासी कहते हैं। सीधी सरल भाषा में समझो तो किसी भी राष्ट्र की आय को हम राष्ट्रीय आय कहेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? अभी हमने राष्ट्रीय आय पढ़ी थी, यहाँ क्या लिखा है? प्रति व्यक्ति आय। प्रश्न में दिया है प्रति व्यक्ति मतलब किसी देश के हर व्यक्ति की आय, उसे हम क्या कहेंगे? प्रति व्यक्ति आय। इसकी भी आय, इसकी भी आय, इसकी भी आय, इसकी भी, इसकी भी। जब हम पूरे देश के हर व्यक्ति की अलग अलग आय निकालेंगे उसे हम कहेंगे प्रति व्यक्ति आय। यदि किसी एक वर्ष की राष्ट्रीय आय में उस वर्ष की जनसंख्या से भाग दे देते हैं तो जो भागफल प्राप्त होता है इस देश की प्रति व्यक्ति आय होता है। इसका सूत्र क्या है? प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय में हम किसका भाग दे देंगे? जनसंख्या का। आप इसको याद नहीं करिए, आप इसको बस याद कर लीजिए। किसी एक वर्ष में राष्ट्रीय आय में हम जनसंख्या का भाग दे देंगे तो हम उस देश की प्रति व्यक्ति आय ज्ञात कर सकते हैं। इसको जैसे उदाहरण में हमने ले लिया 2020 की प्रति व्यक्ति आय हम कैसे निकाल सकते हैं? 2020 की राष्ट्रीय आय और 2020 में जितनी जनसंख्या है इसका हम भाग दे देंगे तो 2020 की प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगी। प्रति व्यक्ति आय को ज्ञात करने के लिए हमको संबंधित देश की राष्ट्रीय आय का पता होना चाहिए और उस देश की जनसंख्या पता होना चाहिए। तो हम इसको राष्ट्रीय आय से जनसंख्या का भाग दे देंगे तो हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं? प्रति व्यक्ति आय। पांचवा प्रश्न है, राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में अंतर लिखिए। ये 4 अंक का प्रश्न है। अभी हमने अलग अलग 2 अंकों के प्रश्न में राष्ट्रीय आय भी समझा और प्रति व्यक्ति आय भी समझा। जब किसी राष्ट्र की आय यदि हम निकालते हैं वो राष्ट्रीय आय होगी और जब हम किसी एक व्यक्ति की आय निकालेंगे तो वो कहलाएगा हमारा प्रति व्यक्ति आय। हम इन दोनों में अंतर समझ लेते हैं। राष्ट्रीय आय एक देश के सामान्य निवासियों की आय होती है। किसी राष्ट्र के जितने सामान्य निवासी हैं उनकी आय को हम जोड़ देंगे तो हमको क्या प्राप्त होगी? राष्ट्रीय आय। जबकि प्रति व्यक्ति आय में व्यक्ति विशेष की आय को आय शामिल होती है। किसी एक व्यक्ति विशेष की आय शामिल होती है। इसमें राष्ट्रीय आय में हम चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, दोनों क्षेत्रों की जो आय है उसको हम जोड़ के राष्ट्रीय आय निकालते हैं। जबकि प्रति व्यक्ति आय एक ऐसी धारणा है, संकुचित धारणा है। क्यों है? क्योंकि ये केवल एक व्यक्ति विशेष की आय है। राष्ट्रीय आय एक देश की घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य का योग है। घरेलू सीमा मतलब अभी हमने नक्शा निकाला था ना कि भारत के नक्शा के या भारत देश की सीमा के अंदर जितनी वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन होगा उसके मौद्रिक मूल्य को हम राष्ट्रीय आय कहेंगे। और हमने प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाली थी? हमने राष्ट्रीय आय में जनसंख्या का भाग दे दिया था तो प्रति व्यक्ति आय निकल गई थी। देखिए कुछ एक चीजें तो ट्रिक आप बना लीजिए, जैसे यहाँ राष्ट्रीय आय की आप परिभाषा लिख दीजिए और अंतर में यहाँ प्रति व्यक्ति आय का आपने परिभाषा लिख दी, तो ये भी एक अंतर हो गया। आपको यहाँ बार बार अलग अलग याद नहीं करना पड़ेगा। यही आपका यदि 2 अंक में आता है तो आपका ये उत्तर 2 अंक का है। प्रति व्यक्ति आय क्या है? तो ये 2 अंक का प्रश्न है। यदि आपसे पूछा जाता है राष्ट्रीय आय क्या है तो ये आपका 2 अंक का उत्तर है। तो आप एक प्रश्न के साथ 2-3 प्रश्नों की तैयारी कर सकते हैं। इस अंतर में आप 3 प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। एक तो राष्ट्रीय आय का दे सकते हैं या प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं या दोनों में अंतर। राष्ट्रीय आय से किसी देश के आर्थिक विकास का पता लगाया जा सकता है, जबकि प्रति व्यक्ति आय से देश की जनसंख्या की आर्थिक स्थिति एवं रहन सहन का पता लगाया जा सकता है। यदि हम किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय देखेंगे कि उस देश की राष्ट्रीय आय बहुत अधिक है तो हम उस देश का अंदाजा लगा लेते हैं कि ये देश बहुत विकसित है। जबकि प्रति व्यक्ति आय जिस देश की अच्छी होती है तो हम ये मान लेते हैं कि
उनका जो रहन-सहन का स्तर है वो कैसा होगा? अच्छा होगा। यह एक भौगोलिक धारणा है। जो राष्ट्रीय आय है एक भौगोलिक धारणा है। अभी मैंने आपको नक्शा दिखाया था। यदि हम भारत की राष्ट्रीय आय निकालेंगे तो भारत की सीमा रेखा को ध्यान में रखेंगे। यदि हमें नेपाल की राष्ट्रीय आय निकालना है तो नेपाल की जो सीमा रेखा होगी, भौगोलिक स्थिति होगी, उसमें रहने वाले समस्त जितने निवासी हैं, उनकी आय को हम नेपाल की राष्ट्रीय आय कहेंगे। तो इस तरह से राष्ट्रीय आय एक भौगोलिक धारणा है, जबकि प्रति व्यक्ति आय कोई भौगोलिक धारणा नहीं है। राष्ट्रीय आय में प्रति व्यक्ति आय शामिल होती है, जबकि प्रति व्यक्ति आय में राष्ट्रीय आय की का एक अंश मात्र होता है। राष्ट्रीय आय अपेक्षाकृत विस्तृत धारणा है। राष्ट्रीय आय यहाँ से दिख रहा है ना आपको कि राष्ट्रीय आय कैसी धारणा है? विस्तृत धारणा है। इसे हम किसमें पढ़ते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र। जबकि प्रति व्यक्ति आय को हम किसमें पढ़ेंगे? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत, क्योंकि इसका क्षेत्र कैसा होता है? छोटा होता है। इस प्रकार से आप राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में अंतर भी तैयार कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय आय का महत्व लिखिए। आपको भी लग रहा होगा आपके परिवार की आय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके पापा की यदि तनख्वाह में वृद्धि हो गई तो आपके लिए कितनी खुशी की बात होगी। किसी एक परिवार के लिए बहुत खुशी की बात है कि उनकी सैलरी वेतन बढ़ गया। इसी प्रकार किसी भी राष्ट्र की जो आय होगी वो राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि देश की जो विकास का आधार है, जितनी योजनाओं का आधार है, वो क्या होगा? राष्ट्र की आय। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय के आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक देश की राष्ट्रीय आय उसकी प्रगति का सूचक होते हैं। राष्ट्रीय आय के महत्व को निम्न बिंदुओं के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। एक देश की राष्ट्रीय आय प्रगति का सूचक होते हैं। यदि हमारे मान लो एक परिवार है, इसकी आय 100 रुपए है और 1 लाख रुपए दूसरे परिवार की आय है, या इसी परिवार की आय बढ़ के 1 लाख रुपए हो गई है, तो इसका मतलब क्या है? ये परिवार क्या कर रहा है? प्रगति कर रहा है। इसी प्रकार राष्ट्र का भी है। यदि राष्ट्र की आय 100 रुपए है और बढ़ के 1 लाख रुपए हो गई है तो ये किसका सूचक होगी? प्रगति का सूचक होगी। सबसे पहला है आर्थिक विकास का सूचक। किसी देश की राष्ट्रीय आय उसके आर्थिक विकास का सूचक होती है। सामान्यतः जिन देशों के राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह आर्थिक दृष्टि से विकसित माने जाते हैं, तथा जिन देशों की राष्ट्रीय आय कम होती है वह पिछड़े हुए देश माने जाते हैं। तो आर्थिक विकास का आकलन हम क्या देख के करते हैं? राष्ट्रीय आय देख के। आप किसी भी दो देश की तुलना कर रहे हैं, मान लो ये भारत है और ये अमेरिका है। आपने देखा कि हमारे राष्ट्र की आय कम है और अमेरिका की राष्ट्रीय आय बहुत अधिक है, तो हम तुरंत, यदि कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी है वो तुरंत समझ जाएगा कि अमेरिका हमसे ज्यादा विकसित है, क्योंकि वहां की राष्ट्रीय आय हमारे देश की तुलना में अधिक है। अगला पॉइंट है हमारा जीवन स्तर का सूचक। राष्ट्रीय आय के आंकड़ों की सहायता से देश के जीवन स्तर के बारे में पता किया जा सकता है। जिस देश की प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय जितनी अधिक होगी वहां के नागरिकों का जीवन स्तर भी ऊंचा होगा। जब राष्ट्र की आय अधिक होगी तो प्रति व्यक्ति आय भी अधिक होगी, और जब प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी तो इनका जीवन स्तर भी कैसा होगा? उच्च जीवन स्तर होगा। आर्थिक कल्याण का मापक। राष्ट्रीय आय को आर्थिक कल्याण का बैरोमीटर कहा जाता है। बैरोमीटर का मतलब है नापने की इकाई होती है। यानी हम यदि कहें कि हम किसी भी देश का कल्याण देख रहे हैं तो हम सीधा देख लेंगे कि उस राष्ट्र की आय अधिक है, मतलब वहां पर आर्थिक कल्याण अधिक होता है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर आर्थिक कल्याण बढ़ जाता है, तथा राष्ट्रीय आय में कमी होने पर आर्थिक कल्याण कम हो जाता है। विकास दर का सूचक। राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि दर के आधार पर किसी देश की आर्थिक विकास दर का अनुमान लगाया जाता है। आर्थिक विकास की दर में वृद्धि करने के लिए राष्ट्रीय आय को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। जैसे अभी कोविड की वजह से सभी उद्योग धंधे बंद है हमारे देश का, तो हमारे देश की जीडीपी कैसी हो गई है? अभी वर्तमान में कम हो गई है। यदि हमको अपने देश का
यदि हमको अपने देश के विकास की दर बढ़ाना है तो हमको राष्ट्रीय आय को भी क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। राष्ट्रीय आय जीडीपी बढ़ जाएगी तो हमारे राष्ट्र की आय भी बढ़ जाएगी। आर्थिक नीति के निर्माण में सहायक। राष्ट्रीय आय के आंकड़े किसी देश के आर्थिक नीति के निर्माण में भी सहायक होते हैं। इन आंकड़ों से सरकार को रोजगार, साख, बचत तथा विनियोग संबंधी मामलों में आर्थिक नीति बनाने में सहायता मिलती है। राष्ट्रीय आय यदि हमारी अधिक है तो हम रोजगार पे भी अधिक ध्यान देंगे। हमारे पास साख यानी पैसा हमारे देश में अधिक होगा, और जब हमारे पास आय अधिक होगी, रोजगार अधिक होगा, तो हमारे पास बचत भी अधिक होगी। और यदि हमारे पास बचत अधिक है तो हम अधिक से अधिक विनियोग करेंगे। तो इस तरह से ये जो सारी बातें हैं ये किस पे निर्भर है? हमारे देश की आय पर। छठवां पॉइंट है हमारा तुलनात्मक अध्ययन में सहायक। राष्ट्रीय आय के आंकड़ों के द्वारा दो या दो से अधिक देशों की आर्थिक स्थिति की तुलना की जा सकती है। एक हम यहाँ ये भी अभी हमने भारत और अमेरिका की तुलना की थी। किसके आधार पर? राष्ट्रीय आय के आधार पर। हम क्षेत्रीय तुलना भी कर सकते हैं। हम कहते हैं कि ये जो महाराष्ट्र है और ये हमारा मध्य प्रदेश है और ये उत्तर प्रदेश है। यहाँ की आय कितनी है उत्तर प्रदेश की, महाराष्ट्र की आय कितनी है और मध्य प्रदेश की आय कितनी है। तो हम स्थानीय स्तर पर भी यदि हमको तुलना करना है तो हमको राष्ट्रीय आय देखना पड़ेगा। इस प्रकार से ये प्रश्न जो था हमारे ये 5 अंक का था। मैंने यहाँ पे 6 पॉइंट लिख दिए हैं, आप इसको समझ लीजिए। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में राष्ट्रीय आय कम होने के कारण लिखिए। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय कम होने के कारण लिखिए। अब हम किसके संदर्भ में बात कर रहे हैं? भारत के संदर्भ में, कि हमारे देश की जो राष्ट्रीय आय है वो कम है। और कम है तो इसके कौन कौन से कारण हैं? आपको भी लगता होगा कि हमारे देश की राष्ट्रीय आय कम है। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है जनसंख्या में वृद्धि। ये पॉइंट तो एकदम कॉमन पॉइंट है कि हमारे ज्यादातर जो समस्याएं हैं, आर्थिक समस्या हैं, अर्थव्यवस्था की समस्या हैं, वो किससे संबंधित है? जनसंख्या। हम जानते हैं कि विश्व में हमारी जनसंख्या के दृष्टिकोण से दूसरा स्थान है। तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि का सबसे मुख्य कारण जनसंख्या में तीव्र वृद्धि है। जनगणना 1951 के अनुसार 23.84 करोड़ थी, जो 2011 की जनगणना में बढ़ के इतनी हो गई। यदि आप इनके डेटा नहीं लिखना चाहते हैं तो आप सीधे इसको सरल शब्दों में लिख सकते हैं कि हमारे देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण हमारे राष्ट्र की आय कम है। आप कहेंगे कि जनसंख्या के कारण आय कम क्यों है? क्योंकि जनसंख्या अधिक है तो लोगों के पास बहुत अच्छा रोजगार नहीं है, और रोजगार नहीं है, वो मजदूरी करते हैं या उनकी आय कम प्राप्त होती है। और बहुत कम आय प्राप्त होती है, इसके कारण उनका बचत भी नहीं होता और सारा पैसा उनके उपभोग में खर्च हो जाता है। दूसरा बड़ा कारण है कृषि पर निर्भरता। भारत की लगभग 50% जनसंख्या अभी भी कृषि में लगी हुई है। कृषि पर इतनी अधिक निर्भरता के कारण राष्ट्रीय आय में पर्याप्त वृद्धि नहीं हो पाई है। कोई भी देश विकसित देश तब होगा जब हम द्वितीयक या तृतीयक क्षेत्र में हमारे देश की जनसंख्या की निर्भरता अधिक होगी। आपको पता है अर्थव्यवस्था को हम 3 क्षेत्र में विभाजित करते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। जब तक हम कृषि पर निर्भर अधिक होंगे, हमारा देश अधिक विकसित नहीं हो सकता। हमारे देश में उद्योग की संख्या बढ़ाना पड़ेगा और तृतीयक क्षेत्र की संख्या को हमको बढ़ाना पड़ेगा, तभी हमारे राष्ट्र की आय बढ़ेगी। यदि भारत के संदर्भ में कहूँ तो हमारे देश में जो तीव्र विकास हुआ है ये तृतीयक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र में हुआ है। अभी भी जो हमारी असली कमी है द्वितीयक क्षेत्र में विकास नहीं करने की है। यदि हमारे देश में उद्योगों की संख्या बढ़ जाएगी तो हमारे राष्ट्र की आय बढ़ जाएगी। पूंजी की कमी। भारत में पूंजी की कमी भी राष्ट्रीय आय में धीमी वृद्धि का एक प्रमुख कारण है। पूंजी की कमी के कारण लोगों के बचत करने की इच्छा एवं शक्ति तथा निवेश की प्रेरणा का कम होना है। मेरी तनख्वाह मान लो केवल 5,000 रुपए है।
अब मेरे पास केवल 5,000 रुपए है और महँगाई इतनी अधिक है, तो ये सारा पैसा मेरा किस में हो जाएगा? परिवार को पालने में खर्च हो जाएगा। जब मेरी बचत ही नहीं होगी, तो मैं इसको बैंक में जमा कैसे करूँगी? या उससे कोई और नई जगह निवेश कैसे करूँगी? तो हमारे देश की जो मुख्य समस्या है, पूँजी की कमी है। हमारे पास जितना पैसा है, ज़्यादातर ये किसमें खर्च हो जाता है? उपभोग में खर्च हो जाता है। इससे बचत नहीं होती और बचत नहीं होती तो निवेश नहीं होता। जब तक हम बचत नहीं करेंगे, निवेश नहीं बढ़ेगा और जब तक निवेश नहीं बढ़ेगा, हमारे राष्ट्र की आय नहीं बढ़ेगी। तकनीकी पिछड़ापन, ये पॉइंट भी देखिए आप बहुत कठिन नहीं है, मैं आपको डिटेल से इसलिए समझा रही हूँ, यदि आपने पॉइंट याद कर लिया और एक बार इसको समझ लिया तो आप अपने मन से उत्तर लिख सकते हैं। जैसे पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे तकनीकी पिछड़ापन। इसका मतलब है कि हमारे देश की जो तकनीकी है वो कैसी है? पिछड़ी हुई है। अभी भी जो हम नई रीतियों को, नई मशीनों, नई तकनीक का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण हमारे देश का जो उत्पादन होगा वो कम होगा। ये तो कृषि और उद्योग दोनों क्षेत्र में हमारे देश में आज भी हम लोग तकनीकी रूप में बहुत पिछड़े हुए हैं। आपने टीवी में देखा ही होगा कि विदेशों में कृषि कैसे होती है। कीटनाशक वहाँ हेलीकॉप्टर से छिड़काव किया जाता है और सारा काम मशीनों से होता है। जबकि आज भी हमारे देश की जो कृषि है वो परंपरागत तरीके से होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है हमारी राष्ट्रीय आय के कम होने का। कुशल श्रमिकों का अभाव। देश में श्रम शक्ति बहुत अधिक है, यानी जनसंख्या तो हमारे देश में बहुत है, परंतु कुशल नहीं है। कुशल नहीं है मतलब वो प्रशिक्षित नहीं है। आज भी आप ढूँढने जाओगे, यदि प्रशिक्षित आपको इंजीनियर है कि आपको अपना एसी सुधरवाना है, तो बहुत कम लोग मिलेंगे जो एसी सुधारने वाले मिलें। या आपको अपना कूलर सुधरवाना है, तो वो बहुत कम लोग होंगे या दुकान होगी जहाँ आपको कूलर सुधारने वाले मिलेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रशिक्षण का अभाव है और प्रशिक्षण के अभाव के कारण ये लोग मज़दूरी करने के लिए मजबूर हैं और वो अपनी आय नहीं बढ़ा पाते। तो यदि हमारे देश में प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, प्रशिक्षण दिया जाए, जैसे कि चीन में होता है। चीन में स्कूली शिक्षा के समय में ही प्रशिक्षण दिया जाता है, उस वक़्त से ही प्रशिक्षण को महत्व दिया जाता है, जिनके कारण से उनके यहाँ रोजगार की समस्या नहीं है। अपर्याप्त औद्योगिक विकास, ये भी पॉइंट बहुत सरल है, ये भी आप अपने मन से लिखिए कि भारत में आधारभूत उद्योगों की कमी है। देश में प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय बहुत कम है, क्योंकि हमारे देश में आज भी औद्योगिक विकास नहीं हो पाया है। मैंने अभी बताया था ना कि जो द्वितीयक क्षेत्र है वो अभी भी हमारे देश का सबसे पिछड़ा हुआ है। हमको सबसे अधिक काम करने की जरूरत है ये औद्योगिक क्षेत्र पे। यदि हमने अपने औद्योगिक क्षेत्र का सुधार कर लिया तो हमारे राष्ट्र की आय अपने आप बहुत अधिक बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न है, ये भी भारत के संदर्भ में है, भारत में राष्ट्रीय आय। भारत में राष्ट्रीय आय में वृद्धि के उपाय लिखना है। अब आपको उपाय बताना है कि भैया हमारे देश की आय बहुत कम है तो उसको हम बढ़ाएं कैसे। ये भी हमारा 5 अंक का प्रश्न है। प्राकृतिक साधनों का उचित उपयोग। हमारे देश सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं कहा जाता था। हमारे देश में मतलब दुनिया के जितने खनिज हैं और प्राकृतिक रूप से भी वन संपदा के रूप में पर्वत है, पहाड़ है, पानी है, जल के पर्याप्त संसाधन है, इसके बाद भी हम अपने राष्ट्र की आय नहीं बढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास प्राकृतिक साधन तो हैं परंतु हम उनका उपयोग पर्याप्त मात्रा में नहीं कर पा रहे। यदि हम अपने प्राकृतिक साधनों का उपयोग करने लगेंगे तो हमारे राष्ट्र की आय में वृद्धि हो जाएगी। जनसंख्या की वृद्धि पर नियंत्रण, ये आप अपने मन से लिखिए कि हमारे देश की जनसंख्या यदि कम होगी तो हम अपने विकास पे बचत भी अधिक होगी। बचत अधिक होगी तो निवेश अधिक होगा। परिवार में यहाँ पे 6 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं तो पूरा पैसा खर्च हो जाता है। अब यदि ये 2 बच्चे हैं तो पैसा हमारा बच गया, महीने का 5,000 रुपये बच गया। अब जब ये बच जाएगा तो हम इसको कहीं ना कहीं निवेश करेंगे, बैंक में डालेंगे तो हमारा पैसा और अधिक बढ़ जाएगा। बचत को प्रोत्साहन, ये भी सरल पॉइंट है भाई, आप ये अपने मन से लिखिए कि मैंने कई बार बता चुकी हूँ कि बचत जैसे होगी तो वो हमारा पूंजी निर्माण में हम उसको बदल देते हैं, चाहे हम बैंक में जमा करें या उससे नए नए
उद्योग स्थापित करें या नया धंधा में हम नई ज़मीन खरीदेंगे, किराए पे देंगे या भूमि खरीद लेंगे तो हमारी कृषि बढ़ जाएगी। तो इस तरह से बचत को हम बढ़ाकर ही राष्ट्रीय आय में वृद्धि कर सकते हैं। कृषि का आधुनिकीकरण, ये पॉइंट भी बहुत सरल है। कृषि का उत्पादन यदि हमको बढ़ाना है तो कृषि का आधुनिकीकरण आवश्यक है। यदि हम यंत्रीकरण करेंगे तो हमारा उत्पादन बढ़ जाएगा और उत्पादन बढ़ेगा तो राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होगी। उद्योगों का विकास, ये भी आप अपने मन से लिखिए। उद्योग का विकास होगा तो देश का उत्पादन बढ़ेगा और देश का उत्पादन बढ़ेगा तो राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगी। शिक्षा का विस्तार, ये भी सरल है। शिक्षा का विस्तार होगा और शिक्षित व्यक्ति अशिक्षित की तुलना में अधिक कुशलता आ जाती है। अभी अपन ने डिस्कस किया था ना, एसी सुधारने वाला, कूलर सुधारने वाला व्यक्ति, यदि टेक्निकल ज्ञान लेना, मान लो कूलर सुधारना है, उसके लिए बहुत पढ़े होने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनको शिक्षा के साथ साथ तकनीकी शिक्षा की भी आवश्यकता है। और जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है वो अधिक कुशलता से कार्य कर सकता है। आधारभूत सेवाओं का विस्तार, हमारे देश में स्वास्थ्य की सेवा है। हमारे देश में यदि सड़क अच्छी हो जाए, संचार की सेवा अधिक हो जाएगी तो हमारे राष्ट्र की वृद्धि, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। आपको पता है कर्नाटका में जैसे बैंगलोर है, बैंगलोर को हम, ये आप अड़ोस पड़ोस या कोई भी पहचानने वाला है जरूर बताएगा कि मेरा बेटा या बेटी बैंगलोर में इंजीनियर है। तो ऐसा क्या है बैंगलोर में? बैंगलोर जो कर्नाटका है, यहाँ पर संचार की सेवाएं बहुत अच्छी हैं, यहाँ पर सड़कें बहुत अच्छी हैं, यहाँ की सरकार इनको बहुत अधिक प्रमोट करती है, जिससे कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा कंपनियां अपना ऑफिस खोलें। यहाँ दुनिया के कई देशों के ऑफिस खुले हुए हैं, यहाँ के जो भारत के लोग हैं वहां जाकर काम करते हैं। तो आधारभूत सेवाओं के विस्तार से आय पे बहुत अधिक फर्क पड़ता है। इसी कारण आप देखेंगे कि कर्नाटका की आय हमारे राज्य की तुलना में, मध्य प्रदेश की तुलना में वहां की आय अधिक है। यदि हम पूरे राष्ट्र में संचार की सेवा और सड़कें अच्छी बना देंगे, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी कर देंगे, तो हमारे राष्ट्र की आय निश्चित है कि बढ़ जाएगी। ये प्रश्न आपको हल करने के लिए मैंने दिया है। आप बस अपने विचार रखिए यहाँ पे। ये कपास का खेत है, ये किसान ने कपास का उत्पादन किया, कपास को ले जाकर इसने बाजार में बेच दिया। कपास से किसका निर्माण हो गया? धागे का। धागे से क्या बन गए? कपड़े बन गए। और कपड़े से क्या बन तैयार हो गई? ड्रेस तैयार हो गई। ये प्रक्रिया लगातार चलती जा रही है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्पादन प्रवाह। ये जो उदाहरण मैंने लिया, ये बस मैंने एक उदाहरण समझाने के लिए लिया है। लगभग ऐसी प्रक्रिया हर वस्तु के निर्माण में होती है। हर वस्तु एक उत्पादन प्रवाह के दौर से गुजरती है, जो बहुत सारे अलग अलग स्टेप से होकर किसी वस्तु का उत्पादन होता है। कपास के खेत से कपड़ा तक सभी वस्तुएं, यहाँ पर कपास के खेत से लेकर कपड़ा, यहाँ तक कि जितनी वस्तुएं हैं, ये सभी कच्चा माल के रूप में या मध्यवर्ती वस्तुओं के रूप में उपयोग होती है। क्यों होती है? इसको हम मध्यवर्ती वस्तु क्यों कहते हैं? मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो अभी उत्पादन सीमा रेखा को पार नहीं किया है, और अभी ये सभी वस्तुएं कच्चे माल के रूप में उपयोग होता है और इनका मूल्य में वृद्धि होती जाती है। कपास का रेट कम होगा, कपास से धागा बन गया तो और अधिक रेट हो गया, धागा से कपड़ा बन गया तो रेट और अधिक हो गया, और धागे से ड्रेस बन गई तो और अधिक रेट हो गया। तो ये मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं, ये क्या होती हैं? उत्पादन सीमा के अंदर होती हैं। यहाँ पे कौन कौन सी चीजें मध्यवर्ती वस्तुएं हैं? ये सभी वस्तुएं कपड़ा तक की मध्यवर्ती वस्तु है। परंतु ये जो ड्रेस है, ये कौन सी वस्तु है? अंतिम वस्तु है। अंतिम वस्तु जो उत्पादन सीमा को पार कर चुकी है और अंतिम उपभोक्ता के पास पहुंच गई है, और अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब ये ड्रेस उपभोक्ता के पास आ गई है, मैंने खरीद लिया अपनी बेटी के लिए। अब इसके बाद इसमें और मूल्य वृद्धि नहीं होगी। घर आने के बाद यदि मेरी बेटी ने कपड़े पहन लिए तो क्या वो बाजार में बिकेगा? नहीं बिकेगा। यानी ये उत्पादन प्रक्रिया से बाहर हो गई है और इसका अब रेट में वृद्धि, कीमत में वृद्धि नहीं होने वाली। उसे ही हम कहते हैं अंतिम वस्तु।
ऐसी वस्तुएं जो अभी भी आर्थिक प्रवाह में है और उनका मूल्यवर्धन होना है, यानी मूल्य में वृद्धि होना है, उसे हम कहते हैं मध्यवर्ती वस्तुएं। इन सब का मूल्य हर स्टेप में बढ़ता जा रहा है, मूल्य में वृद्धि हो रही है। और अंतिम वस्तु, ऐसी वस्तु जिनका अंतिम उपयोग उपभोक्ता के द्वारा, अर्थात इसमें और कोई परिवर्तन अब नहीं होना है, ये कहलाती है हमारी अंतिम वस्तु। इसी से संबंधित प्रश्न है, इसलिए मैंने वो समझाया, वो आपको लिखना नहीं है। प्रश्न हमारा ये है, अंतिम वस्तुएं एवं मध्यवर्ती वस्तुएं किसे कहते हैं? मध्यवर्ती वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं वे होती हैं जिन्हें उत्पादन प्रक्रिया में दूसरी वस्तुओं के उत्पादन हेतु प्रयुक्त किया जाता है। यहाँ मैंने दो परिभाषाएं लिख दी है। ऐसी वस्तुएं जो प्रायः अन्य वस्तुओं के उत्पादन में कच्चे माल या आगत के रूप में प्रयुक्त होता है, मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती हैं। तो आप, ये केवल 2 अंक का है, तो आप या ये लिख लीजिए या ये लिख लीजिए। जैसे कपास, जूट, रेशम, कच्चा लोहा और सनमाइका। कपास का उपयोग कपड़े या धागा बनाने में होता है, ऐसे ही जूट का उपयोग, रेशम का उपयोग, कच्चा लोहा या सनमाइका है, ये सारी चीजें कैसी होती हैं? मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं, क्योंकि इनका उपयोग हम कच्चे माल के रूप में करते हैं। अंतिम वस्तुएं, अंतिम वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जो अंतिम रूप से उपयोग हेतु उपभोक्ता को बेची जाती है। उपभोक्ता द्वारा इन वस्तुओं का उपयोग करने पर इन वस्तुओं की उपयोगिता समाप्त हो जाती है। जैसे मैंने कार खरीदा था, कार की मैं अंतिम उपभोक्ता थी, इसके बाद तो मैं उसको नहीं बेच रही हूँ ना, मैं अपना उपयोग कर रही हूँ। फर्नीचर है, मेरे घर सोफा है, अब उसको हम बेच नहीं रहे हैं, उसको उपयोग कर रहे हैं, अंतिम उपयोग कर रहे हैं। मेरे घर फल आए, मैंने खा लिया, मिठाई मैंने खा लिया, अब खा लिया तो यानी उसके बाद उसकी उपयोगिता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। जैसे ये शक्कर है, शक्कर क्या है? मध्यवर्ती वस्तु। और अंतिम वस्तु क्या है? गुलाब जामुन। अब ये गुलाब जामुन आपके लिए, आपने खा लिया, तो ये क्या हो गई? आप उपभोक्ता हैं, तो यह क्या होगी? अंतिम वस्तु। और मध्यवर्ती वस्तु क्या है? शक्कर है, इससे मैं चाय भी बना सकती हूँ, है ना, बहुत सारी मिठाइयां बना सकती हूँ, बर्फी बना सकती हूँ। तो इस तरह से ये क्या है हमारे लिए? मध्यवर्ती वस्तु। उपभोक्ता वस्तुएं तथा पूंजीगत वस्तुएं किसे कहते हैं? ये 2 अंक का प्रश्न है। उपभोक्ता मतलब, उपभोक्ता मतलब जो उपभोग करे। उपभोक्ता वस्तु का मतलब क्या होगा? उपभोक्ता के पास जो वस्तुएं उपभोग के लिए आएंगी उसे हम उपभोक्ता वस्तुएं कहेंगे। जबकि पूंजीगत वस्तुएं उत्पादन के लिए स्थिर परिसंपत्ति है, अर्थात पूंजी है, जिससे और अधिक हम पूंजी का निर्माण कर सकते हैं। उपभोक्ता वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं, जैसे परिवार के द्वारा उपयोग किया गया दूध तथा आइसक्रीम। मैंने दूध पिया या आइसक्रीम खाई, इससे मुझे प्रत्यक्ष संतुष्टि मिली। जैसे ही मैंने पिया, आइसक्रीम खाई, मजा आ गया, यानी मुझे क्या हुआ? ये प्रत्यक्ष रूप से संतुष्टि प्रदान करती है, उसे हम उपभोक्ता वस्तु कहते हैं। दूसरी हमारी पूंजीगत वस्तु, मानवीय आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष रूप से संतुष्टि नहीं करती। ये वस्तुएं सीधे हमको संतुष्टि नहीं देती। ये वस्तुएं उत्पादकों द्वारा अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए उपयोग की जाती हैं। इसमें प्लांट और मशीनरी है। हमको कपड़े पहनना बहुत पसंद है, मेरे को अलग अलग ब्रांड के अलग अलग कलर के कपड़े बहुत पसंद है। तो जो कपड़े होंगे मेरे लिए, साड़ी जो होगी वो मेरे लिए उपभोक्ता वस्तु होगी। परंतु ये जो पूंजीगत वस्तु है, इसमें से मेरी साड़ी बनके तैयार होती है, परंतु ये मुझे प्रत्यक्ष मशीन से तो मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही ना, मुझे तो इसके द्वारा जो निर्मित साड़ी है वो मेरे लिए उपभोक्ता वस्तु है, और वो मुझे प्रत्यक्ष संतुष्टि प्रदान करती है। और जो पूंजीगत वस्तुएं होती हैं, ये हमको अप्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं, और इनका उपयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए किया जाता है, जैसे प्लांट तथा मशीनरी। अगला प्रश्न है, स्टॉक तथा प्रवाह में अंतर स्पष्ट कीजिए। स्टॉक यानी ये फिक्स होता है, और प्रवाह प्रवाह का मतलब ये है परिवर्तन।
या इसके 2-3 उदाहरण आपको बताती हूँ तो आप समझ जाएँगे। यदि संपत्ति है तो वो क्या होगी? स्टॉक होगी और आय है वो क्या किसका उदाहरण है? प्रवाह का। आय मतलब होती रहती है आय और स्टॉक मतलब मेरी आज की डेट में जो संपत्ति है, जो मेरे पास पैसा है, वो मेरा क्या है? स्टॉक है। या एक देश की जनसंख्या। एक देश की जनसंख्या क्या है? स्टॉक है। परंतु यदि जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या देखेंगे तो वो क्या है? प्रवाह है। कि सन 2021 में कितने बच्चों ने जन्म लिया? लेते जा रहे हैं मतलब बच्चों का जन्म होता जा रहा है। तो वो क्या है? प्रवाह है। मुंबई से दिल्ली के बीच की दूरी। जो दूरी है वो क्या होगी? फिक्स है। मुंबई से दिल्ली के बीच की जो दूरी होगी फिक्स है। ये क्या है? स्टॉक है। अब दिल्ली से मुंबई की ओर एक कार जा रही है। ये क्या है? प्रवाह है। इसकी स्पीड अलग-अलग जगह अलग-अलग होगी और ये परिवर्तित होगी। दिल्ली से मुंबई के बीच में एक कार जा रही है। तो ये किसका उदाहरण है? प्रवाह का। स्टॉक एवं प्रवाह में अंतर। यहाँ मैंने चित्र बना ही दिया है, देख लीजिए। ये बाल्टी है, सुबह 9 बजे भरी हुई एक बाल्टी है। एक फिक्स टाइम है, एक निश्चित समय बिंदु पर मैंने ये बाल्टी भरी है। प्रवाह, मेरे घर सुबह 8 बजे नल आता है। आता है मतलब ये पानी लगातार बहता रहता है। 1 घंटे कभी 1.5 घंटे पानी चलता रहता है। तो ये क्या है? प्रवाह है। स्टॉक का संबंध समय के एक निश्चित बिंदु से होता है। जैसे 31 दिसंबर। 31 दिसंबर को मेरी संपत्ति कितनी है? मार्च में मेरी आय कितनी थी? सोमवार के दिन मैंने क्या खाया था? कितनी रोटी खाई थी? प्रवाह का संबंध समय के एक निश्चित समय अवधि से होता है। समयावधि। समयावधि का मतलब होता है यहाँ 2 समय। समयावधि का मतलब होता है कोई भी 2 समय के बीच के प्रवाह को हम समयावधि प्रवाह को हम समयावधि से नापेंगे। जबकि स्टॉक जो होगा वो एक निश्चित बिंदु पे होगा। 9 बजे, 6 बजे, सोमवार, मार्च, यानी यहाँ हम एक निश्चित समय का बिंदु लेते हैं। स्टॉक एक स्थिर अवधारणा है। प्रवाह एक प्रावैगिक अवधारणा है, यानी इसमें परिवर्तन होता रहता है। स्टॉक का कोई समय काल नहीं होता, ये फिक्स टाइम होता है और इसका समय काल होता है। स्टॉक प्रवाह को प्रभावित करता है। पूंजी का स्टॉक जितना अधिक होगा, वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह भी उतना अधिक होगा। जो स्टॉक होता है वो किसको प्रभावित करता है? प्रवाह को। क्योंकि हमारे पास स्टॉक जितना अधिक है, हमारे पास जितना अधिक पूंजी है, तो हम उतना ही वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह भी अधिक होगा। इसी प्रकार प्रवाह भी स्टॉक को प्रभावित करता है। आय का प्रवाह जितना अधिक होगा, हमारे पास संपत्ति का स्टॉक भी अधिक होगा। यानी स्टॉक और प्रवाह दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसे बाल्टी का जल, डिस्टेंस दूरी, अभी हमने उदाहरण देखा था ना दिल्ली से बॉम्बे के बीच में। ये नल का बहता हुआ जल, या दिल्ली से बॉम्बे के बीच में जो कार जा रही थी, इसकी गति हर जगह अलग अलग थी। तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रवाह। ये 6 घंटे में सफर इसने दिल्ली से बॉम्बे के बीच किया, तो ये क्या होगा? समयावधि है। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? प्रवाह के अंतर्गत। बस हम ये अंतिम टॉपिक के बारे में बात करेंगे। पाठ बहुत ज़्यादा बड़ा था, इसमें प्रश्न की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा हो गया। ये है साइकिल, है ना? जब आप कक्षा 8वीं में आए तो आपने अपने पापा मम्मी से क्या खरीदवा लिया था? साइकिल। तब इसका जो मूल्य था वो कितना था? 10,000 रुपए थी। अब आपको इस साल आप 12th में हैं, अब आपको कॉलेज जाना है, तो आपको लग रहा होगा कि अब मुझे साइकिल से मैं कॉलेज नहीं जाऊँगा, अब मुझे क्या चाहिए है? बाइक चाहिए है ना? तो अब चाहते हैं आप कि ये साइकिल को आप बेच दें। तो क्या ये 10,000 में खरीदी थी तो ये 10,000 में बिक जाएगी? नहीं बिकेगी, है ना? इसकी कीमत क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ऐसा किन कारणों से होगा कि ये जो 10,000 रुपए की साइकिल थी, अब 10,000 रुपए में नहीं बिक रही, बल्कि इसका रेट क्या हो गया है? कम हो गया है। निश्चित है कि आपने इसके पूरे उत्तर सोच लिए होंगे कि साइकिल पुरानी हो गई है, अब अच्छी नहीं दिखती है। नया में पेंट बहुत अच्छा था, यहाँ स्क्रैच लग गए हैं, टायर घिस गया है,
इसका पैडल खराब हो गया है, इसके ब्रेक थोड़े गड़बड़ हो गए हैं, यानी साइकिल में बहुत छोटी-छोटी टूट-फूट हो गई है। साइकिल चल तो रही है, परंतु साइकिल का जो छोटे-छोटी चीज़ों का है वो नुकसान हो चुका है। इसीलिए इस साइकिल का मूल्य क्या हो गया है? कम हो गया है। चूँकि आप कक्षा 12वीं में हैं इसलिए मैं एक प्रश्न आपको दे रही हूँ, इसका पता आप लगाएँगे और आज ही लगाएँगे। अपने मम्मी-पापा, भाई-बहन किसी से भी पूछना है क्योंकि सबके घर में बाइक या कार तो होगी ही होगी, है ना? तो आप ये ज़रूर पूछना कि हमको ये जो कोई भी गाड़ी होती है, तो इसका हमको हर साल क्या कराना पड़ता है? क्या कराना पड़ता है? इसका हमको हर साल इंश्योरेंस कराना पड़ता है। ये सरकार का नियम है। यदि आपके पास इंश्योरेंस के कागज़ नहीं हैं, तो आप गाड़ी नहीं चला सकते। तो जब हम इसका हर वर्ष इंश्योरेंस कराते हैं या हमारे पास कार है, तो हम हर साल कार का इंश्योरेंस कराते हैं। यदि ये कार का मूल्य मान लो 5 लाख रुपए था, जब हमने खरीदा था, तो हमने पहले साल में 5 लाख की कार का इंश्योरेंस कराया और ये कार मेरी 5 साल पुरानी हो गई। कितने वर्ष पुरानी हो गई? 5 वर्ष। अभी भी क्या कार का मूल्य 5 लाख रुपए होगा? अब 5 साल के बाद क्या मैं इसका इंश्योरेंस 5 लाख का कराऊँगी? नहीं। इसका मूल्य मान लो हो गया 2 लाख रुपए। क्यों हो गया? क्योंकि ये 5 साल में कार का जो टूट-फूट है, बहुत सारी चीज़ों को लेके, तो कार पुरानी भी हो गई है, तो इसका मूल्य धीरे-धीरे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा और 10 साल के बाद कार का वैल्यू हो गई 1.5 लाख रुपए और 15 साल बाद कार की वैल्यू हो गई 1 लाख रुपए। तो जब भी हम गाड़ियों का इंश्योरेंस कराते हैं, तो उसका मूल्य गाड़ी का मूल्य धीरे-धीरे कम होता जाता है। तो इस तरह से जो ये एक गाड़ी का उदाहरण लिया, इसी प्रकार से मशीनें हैं, कोई भी मशीन है, उनका भी मूल्य धीरे-धीरे कम होता जाता है, क्योंकि मशीनें घिसती जाती हैं और उसमें टूट-फूट होती है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, वो मूल्यह्रास से पढ़ने वाले हैं कि इनका मूल्य कम क्यों होता है। किसी भी वस्तु का, किसी भी परिसंपत्ति का, स्थायी परिसंपत्ति का धीरे-धीरे मूल्यह्रास क्यों होता है? ये मशीनें धीरे-धीरे सस्ती क्यों होती जाती है? जितने रेट में हम खरीदते हैं, उतने पे क्यों नहीं बिकती है? क्योंकि इनमें टूट-फूट होती रहती है। इसको हम घिसावट कहते हैं और अर्थशास्त्र में हम पढ़ेंगे इसका मूल्यह्रास। तो ये जो दोनों स्लाइड था वो आपको सिर्फ विषय वस्तु को समझाने के लिए था। ये है मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन को समझाइए। ये भी हमारा कितने अंक का है? 5 अंक का। एक निश्चित समयावधि में स्थिर परिसंपत्तियों के मूल्य का नियमित ढंग से हास्य मूल्यह्रास कहलाता है। स्थिर परिसंपत्ति अभी हमने देखा था, कार है, मोटरसाइकिल है या साइकिल है, इनका नियमित ढंग से धीरे-धीरे इसके मूल्यों में क्या होती जाती है? गिरावट होती जाती है। उसे हम मूल्यह्रास कहते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में आई कमी या उसके मूल्य में आई गिरावट उस वस्तु के मूल्य में हास्य को दर्शाता है। मूल्यह्रास क्यों होता है? मूल्यह्रास के क्या कारण हैं? जब स्थिर परिसंपत्ति प्लांट है या मशीनरी का प्रयोग किया जाता है, तो सामान्य टूट-फूट, आकस्मिक हानि के कारण उनके मूल्य में कमी हो जाती है। जैसे ये मशीन है, धीरे-धीरे करके इनमें क्या होता जाएगा? इनके स्क्रू खराब होंगे, इनकी ऑयलिंग करना पड़ेगा, कोई स्क्रू टूट जाएगा अचानक से या ये जैसे चल रही थी स्मूथली वो नहीं चल रही है या इसका कोई कनेक्शन खराब हो गया है, लूज़ हो गया है। तो इस तरह से ये जो स्थायी परिसंपत्ति, स्थिर परिसंपत्तियाँ होती हैं, ये लगातार उपयोग से धीरे-धीरे इनमें क्या होती जाती है? टूट-फूट होती जाती है। इसका सबसे पहला कारण है सामान्य टूट-फूट। उत्पादन प्रक्रिया में स्थायी भूमिगत वस्तुओं की घिसावट व टूट-फूट होती है, जिसके फलस्वरूप उसके मूल्य में गिरावट आ जाती है। दूसरा है प्रत्याशित अप्रचलन। उत्पादन तकनीक में सुधार आने से या नई मशीन के आविष्कार से पुरानी मशीन का चलन से बाहर होना प्रत्याशित अप्रचलन कहलाता है। इसके फलस्वरूप पुरानी मशीन का मूल्य गिर जाता है। उदाहरण के लिए पावर लूम से हैंडलूम प्रचलित हो गई। प्रत्याशित अप्रचलन ये क्यों होता है? सबसे मेन जो कारण है उत्पादन तकनीक में परिवर्तन के कारण।
सबसे पहला उत्पादन तकनीक में परिवर्तन के कारण। जैसे इसको आप बहुत सरलता से ऐसे समझ सकते हो कि जैसे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का बनाने का एक प्लांट है ना? यदि कहीं ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बन रही थी, अब क्या ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बनाने वाली जो जो फैक्ट्री है, मशीन है, वो खराब हो जाएँगी? क्यों हो जाएँगी? क्योंकि अब नई तकनीक आ गई है। अब किसी के घर वो डब्बा वाली टीवी रहती है क्या? नहीं रहती। अब कौन-सी टीवियों की माँग है? एलईडी टीवी की माँग है। तो कहने का मतलब है कि ये जो अभी ये जो डब्बा वाली टीवी बनाने वाली जो मशीनें थी, अब वो क्या हो गई हैं? बेकार हो गई हैं। और अब उनको उनकी जगह हमको नई मशीनें लगाना पड़ेगा, जो हमारी एलईडी टीवी, जो आधुनिक टीवी है, पतली वाली टीवी है, स्लिम टीवी है, इनको बनाने वाली मशीनों का हमको उद्योग स्थापित करना पड़ेगा। तो जो पुरानी तकनीक है, वो कैसी हो गई? फेल हो गई। फिर दूसरा कारण भी होता है माँग में परिवर्तन। कभी-कभी क्या होता है माँग में परिवर्तन के कारण भी प्रौद्योगिकी फेल हो जाती है। जैसे रबर के जूते बनाने वाला प्लांट तब अप्रचलित हो जाएगा जब रबर के जूतों के स्थान पर केवल चमड़े के जूतों की माँग होने लगेगी। मैंने एक उद्योग स्थापित किया था रबर के जूते का, अब इसकी माँग खत्म हो गई। अब मुझे किसका बनाना पड़ेगा? चमड़े के जूते वाला। तो ये जो प्रत्याशित अप्रचलन है ये 2 कारणों से होती है। एक तो उत्पादन तकनीक के कारण और दूसरा कारण क्या था कि माँग में परिवर्तन हो जाए। तीसरा है हमारा आकस्मिक हानि। ये हम मूल्यह्रास के कारण पढ़ रहे हैं। तीसरा है हमारा आकस्मिक हानि। कई बार पूंजीगत पदार्थों को आकस्मिक दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जैसे आग है, भूकंप है, बाढ़ आदि। ये पूंजीगत हानि के होने के कारण भी मूल्यह्रास होता है। मूल्यह्रास का महत्व। राष्ट्रीय आय के लेखों में मूल्यह्रास अवधारणा का बहुत अधिक महत्व है। आपको लग रहा होगा कि अभी मैडम ये टॉपिक क्यों पढ़ा रही हैं, लेकिन ये जो मूल्यह्रास है इसके बिना ये जो पाठ है ये हो ही नहीं सकता। जब हम राष्ट्रीय आय के जितने प्रकार से गणना करेंगे, उनमें सब में हमको मूल्यह्रास अवश्य लगेगा। क्योंकि जब हम किसी देश की राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं, उनमें से मूल्यह्रास को घटा देते हैं। क्यों घटा देते हैं? क्योंकि ये तो हमारा खर्चा है, इससे हमारी आय नहीं बढ़ रही है, बल्कि इतने हमारे घाटे में चल रहा है। तो कभी भी जब हम राष्ट्रीय आय निकालेंगे, उसमें से मूल्यह्रास को घटा देंगे। अच्छा, निवल और सकल। निवल यानी शुद्ध और सकल घरेलू उत्पाद, इनका जो अंतर है वो किसकी वजह से होता है? मूल्यह्रास की वजह से। निवल का मतलब होता है शुद्ध। जब हमको शुद्ध घरेलू उत्पाद निकालना है तो सकल घरेलू उत्पाद से हम मूल्यह्रास को घटा देंगे। और यदि हमको पूरे देश के सकल घरेलू उत्पाद निकालना है तो हम निवल या शुद्ध घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास को जोड़ देते हैं। तो इस तरह से आप ये जो राष्ट्रीय आय की गणना है बिना मूल्यह्रास के आप नहीं कर सकते। मूल्यह्रास से आरक्षित कोष। मुझे पता है कि ये सब नए शब्द हैं, आपके लिए बहुत कठिन हो रहे होंगे। मैं इसलिए वीडियो लंबा हो जाए लेकिन मेरा उद्देश्य होता है कि आप समझ लें। मूल्यह्रास आरक्षित कोष। मैं एक टेलर हूँ, ठीक है? मेरे पास ये सिलाई मशीन है। अब खरीद लिया मैंने और ये मशीन कभी ना कभी तो खराब होगी ना। यदि ये मशीन धीरे-धीरे खराब होती गई, मान लो ये 20 साल में खराब हो गई, अब मेरी मशीन खत्म हो गई 20 साल बाद। तो क्या मैं अपने टेलरिंग की दुकान बंद कर दूँगी? नहीं करूँगी। फिर मुझे एक नई सिलाई मशीन खरीदना पड़ेगा। ये नई सिलाई मशीन खरीदने के लिए ये जो 20 साल थे मेरे, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आरक्षित कोष रखना पड़ेगा। क्योंकि ये जो 20 साल में हर साल मशीन थोड़ी-थोड़ी खराब हो रही है, ये पैसा मुझे इकट्ठा करके 21वें साल के लिए रखना पड़ेगा। यही कहलाता है मूल्यह्रास आरक्षित कोष। मूल्यह्रास को स्थिर पूंजी का उपभोग भी कहा जाता है। मूल्यह्रास के कारण समय-समय पर स्थिर परिसंपत्तियों का पुनः स्थापन जरूरी हो जाता है। स्थिर परिसंपत्तियों के पुनः स्थापन हेतु फंड्स या कोषों का प्रावधान करना जरूरी हो जाता है। कोषों का प्रावधान वार्षिक आधार पर किया जाता है। देखिए, अर्थशास्त्र में तो हम जितने कैलकुलेशन ज़्यादातर करते हैं, वो किस आधार पे करते हैं? वार्षिक आधार पर। अब ये तो मैंने केवल अपनी टेलरिंग की छोटी-सी दुकान का उदाहरण दिया। आप सोचिए कि लाखों रुपए की या करोड़ों रुपए के बड़े-बड़े प्लांट जहाँ लगते होंगे, तो क्या ये करोड़ों रुपए की मशीनें खराब हो जाएँगी यदि 10 साल बाद
तो क्या वो दुकान फैक्ट्री बंद कर देंगे? नहीं करेंगे। तो वो पहले साल से ही 10 साल बाद की मशीनों के लिए भी पैसे को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। वो कैलकुलेट कर लेते हैं कि इस 1 वर्ष में हम इतना पैसा इकट्ठा करेंगे, दूसरे वर्ष इतना करेंगे, तीसरे वर्ष इतना करेंगे, चौथे वर्ष यानी 10 वर्ष तक वो नई मशीन के लिए पैसा एकत्रित कर लेते हैं। तो अर्थशास्त्र में मूल्यह्रास आरक्षित कोर्स किस आधार पे किया जाता है? वार्षिक आधार पे किया जाता है। इसकी गणना कैसे होती है? देखिए, बहुत सरल है, आप 1-2 बार कोशिश करेंगे तो ज़रूर समझ लेंगे। मेरा मुख्य उद्देश्य आपके नंबर अच्छे लाना तो है ही, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपके हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कि मूल्यह्रास यदि आप शब्द सुने तो आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए कि हाँ, मशीनों की कुछ-कुछ गड़बड़ के कारण उसकी कीमत कम हो गई। इसको हम मूल्यह्रास से कहते हैं। अब उसका कैलकुलेशन कैसे होता है कि इसका हर साल हम कितना रुपए का हास्य हो रहा है। मान लो ये सिलाई मशीन है ना? सिलाई मशीन मैंने खरीदी थी 20,000 रुपए की। कितने की खरीदी थी? 20,000 रुपए। और जब खरीदा तो ये लगभग निश्चित हो गया कि ये मशीन ज़्यादा से ज़्यादा कितने वर्ष चलेगी? 20 वर्ष। तो मैंने मान लिया कि ये जो मेरी मशीन है, ये 20 वर्ष तक काम करेगी। तो इसका जो मूल्यह्रास होगा वो कैसे निकलेगा? मशीन का जो मूल्य था 20,000 रुपए और ये कितने वर्ष चलने वाली है? 20 वर्ष। 2,000 रुपए हर साल। मेरे को हर साल कितने रुपए इकट्ठा करना पड़ेगा? 2,000 सॉरी 1,000 रुपए। यहाँ ये गलती से 2,000 लिख गया है, ये होगा 1,000 रुपए। कितना होगा? 1,000। यानी मेरे को 1,000 रुपए हर महीने जमा करना पड़ेगा, नहीं सॉरी हर वर्ष जमा करना पड़ेगा। कितने वर्ष के लिए? 20 वर्ष के लिए। क्योंकि 20 वर्ष के बाद मैं अपनी टेलरिंग की दुकान तो बंद नहीं करूँगी, मुझे नई मशीन खरीदना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगी, हर महीने 1,000 रुपए मूल्यह्रास आरक्षित कोष एकत्रित करूँगी। तो जो बुद्धिमान व्यापारी होता है, बिज़नेसमैन होता है, वो पैसे को ज़रूर बचाता है, ताकि ऐसा नहीं होता कि जितना कमा रहा है पूरा खर्च कर दे, क्योंकि उसको व्यापार भविष्य में भी चलाना है। तो इस तरह से वो मूल्यह्रास आरक्षित कोष कोष को एकत्रित करता है और उसकी गणना कैसे करता है? मशीनों की इस तरह से। उसके मूल्य से और ये अंदाज़ा लगा लेता है या कंपनी बताती है कि ये मशीन 20 साल चलेगी या 10 साल चलेगी। तो जैसे आप सामान्यतः जो हमारी कार है या मोटरसाइकिल है, उसका जो उम्र मानी जाती है लगभग 15 वर्ष मानी जाती है। तो इसी तरह से हर मशीनों की लगभग उम्र मान ली जाती है और उसके आधार पे हम किसकी गणना कर लेते हैं? मूल्यह्रास की। तो इस तरह से ये इकाई के प्रश्न बहुत ज़्यादा हैं। मैं सेकंड पार्ट में पूरा लेसन कवर कर लूँगी, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जितने राष्ट्रीय आय की गणना विधियाँ हैं, वो उसी में दी हुई हैं और वीडियो बहुत लंबा था, इसीलिए मैंने इस इकाई को 2 भाग में बाँट दिया है। इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके नोट्स भी हैं, तो आप नोट्स ज़रूर बना लीजिए, क्योंकि अब तो ये तय हो गया है कि परीक्षा ज़रूर होना है, पैटर्न क्या होगा ये नहीं पता है, लेकिन परीक्षा तो अवश्य होगी। थैंक यू।